माँ दुर्गा की शोभा यात्रा निकल रही है, उस शोभा यात्रा के रास्ते में खड़े होकर, इस संख्या में खड़े होकर आप नारेबाजी करेंगे, आप सनातन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, आप देश के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और आप वहाँ जूता चप्पल दिखाएंगे तो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिखा रहे हैं। जब इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है, माँ दुर्गा की मूर्ति उसमें जा रही है, तो आप किसको जूते चप्पल दिखा रहे हैं? जेएनयू की दशा को खराब करने की एक तो रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल आप पॉलिटिकल एजेंडे के बतौर कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात, पहला दंगा भड़काने की कोशिश वहाँ पे हुई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा उसके प्रतिरोध में हमने प्रोटेस्ट कॉल दिया जो साबरमती टी पॉइंट पर हो रहा था। महिषासुर जिंदाबाद, माँ दुर्गा मुर्दाबाद, इस तरह के नारे लगाए गए हैं और उसके बाद उन्होंने चप्पल दिखाना शुरू कर दिया दुर्गा माता की मूर्ति को। तो देखिए, जेएनयू विश्वविद्यालय में महिषासुर को दलित बताया गया है और असुर को दलित बताने पर अब सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय एससी मोर्चा ने इसका विरोध किया और दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय में दलितों पर विवादित बयान के बाद माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने इसे दलितों का अपमान बताया। तो देखिए, असुरों को लेकर ये बयान, जहां पर असुर को दलित बताया गया, यानी कि महिषासुर जिसका वध मां दुर्गा करती हैं, उसको दलित बताने को लेकर अब सियासी भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जेएनयू में दशहरा पर बवाल क्यों हुआ, हिंसा क्यों भड़की और हिंसे का गुनहगार कौन? इन सवालों के जवाब के लिए हमारी सहयोगी आंचल जेएनयू पहुंची और छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। बीती रात एक बार फिर से बवाल देखने के लिए मिला। ये बवाल था यहाँ पर उमर खालिद को लेकर, ये अफजल गुरु को लेकर था। इसके साथ ही देखिए, ये इसलिए किया गया क्योंकि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक जो एक दशहरे का कार्यक्रम था, उसमें पुतला दहन होना था और बच्चों ने अफजल गुरु, उमर खालिद जैसे लोगों का, और अगर हम बात करें, इनके पोस्टर लगाए और उसके बाद से देखिए विवाद काफ़ी बढ़ गया। अनुपमा, क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था जो इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया और क्या हुआ था पहले पूरा? बेसिकली कल दशहरे का जो विसर्जन का, दुर्गा माता के विसर्जन का दिन था, उसी पे हमारे दो प्रोग्राम थे। एक तो माँ दुर्गा का हम लोग विसर्जन कर रहे थे दुर्गा पूजा समिति की तरफ से। वो मतलब कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, वो माँ के लिए, श्रद्धा के लिए सारे डिवोटीज जो थे उसमें शामिल थे। हम लोग का हमेशा से ये परंपरा रहा है कि हम माँ को पहले पूरे कैंपस में घुमाते हैं, उसके बाद विसर्जन के लिए जाते हैं। उसके साथ साथ ही रावण दहन का कार्यक्रम था। रावण दहन के कार्यक्रम में हमने एक सिंबॉलिक जो होता है कि जो हम लोग पेट्रियार्की को होता है, सेपरेटिज्म को, टेररिज्म को, माओइज्म का, उसका मतलब उसको रावण का रूप देके हम लोग उसको जला रहे थे। इस बात को लेकर लेफ्ट वाले इतने भड़क गए कि उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दिया। उन्होंने जो प्रोटेस्ट कॉल दिया था वो अपने सरजल इमाम के लिए, उमर खालिद के लिए और जो उनके जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनके लिए उन्होंने अलगाववादी लोगों के लिए प्रोटेस्ट कॉल दिया था। पहले तो उन्होंने ये कॉल बराक हॉस्टल पे दिया था, जो एक अलग जगह है, बराक हॉस्टल, वहाँ पे दिया था। लेकिन उन्होंने देखा कि जब हमारी मूर्ति में इतने सारे लोग, इतने सारे डिवोटी एक साथ मिलकर हम लोग इतनी श्रद्धापूर्वक विसर्जन करने जा रहे हैं, तो जानबूझकर उस प्रोग्राम में खलल डालने के लिए उन्होंने अपना वेन्यू शिफ्ट करके बराक से टी पॉइंट कर दिया। का इंसिडेंट ऐसा था कि लेफ्ट का पहले का प्रोग्राम कहीं और शेड्यूल्ड था, 5:30 का उनका प्रोग्राम था और वो 5:15 के अराउंड वो नया मैसेज निकालते हैं कि वो साबरमती टी पॉइंट पे आ रहे हैं, जो कि पहले से उनका शेड्यूल नहीं था। वहाँ हमारा रावण दहन होना था। वो जानबूझकर लास्ट 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले अपना वेन्यू चेंज करते हैं ताकि वो आके हमारे रावण दहन में और मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा में खनन डालें। उनको एबीवीपी का पुतला दहन करना था, जो कि उनका बराक हॉस्टल पे शेड्यूल था, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है साबरमती टी पॉइंट से, जिस रास्ते से हमारी शोभा यात्रा जाती है। लेकिन लास्ट टाइम पे जब उन्हें पता चला कि हम बराक हॉस्टल तक नहीं जाने वाले, वो 10 मिनट पहले अपना वेन्यू चेंज करके जानबूझकर साबरमती टी पॉइंट पे आते हैं ताकि हमारी झड़प हो, हमारे बीच बहस हो। और जो ये चप्पल दिखाने वाली, जूता दिखाने वाली बात है, तो अगर आप अपनी तरफ से दुर्गा माँ की प्रतिमा पे अगर आप चप्पल दिखाइएगा, जूता दिखाइएगा, तो उसके बाद आप पे फूल तो नहीं बरसने वाला। यहाँ पे झड़प हमने ये देखी कि जब हमारी दुर्गा मूर्ति हमारे यहाँ पे आई है,
टी पॉइंट पे आई है। सभी छात्र संगठनों ने, जितने भी हमारे सो कॉल्ड लेफ्ट का कार्यकर्ता हैं, वो हमारा विरोध करना चालू किया। साथ साथ दुर्गा माँ की मूर्ति को चप्पल दिखाई गई, छात्रों को गाली दी गई और एक महिला जो हमारी कार्यकर्ता थी उनके एक स्टोन पेल्टिंग के साथ साथ उन्हें चोट भी आई है। हमने इसका विरोध केवल किया, लेकिन उन्होंने बार बार ये हमें शो किया कि हम मिसोजिनिस्ट लोग हैं। कार्रवाई क्या हुई है? मेन कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ आगे मीटिंग करेंगे, इसके ऊपर जो कार्रवाई हो जाएगी वो किया जाएगा। हर साल की भांति हम लोग माँ दुर्गा का पंडाल लगाते हैं, तो उस दौरान हम दुर्गा विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाल रहे थे। तो जब हमारी शोभा यात्रा साबरमती टी पॉइंट पे पहुंची, तो एक गोस्पल जो लेफ्ट वामपंथी संगठनों ने तैयार किया था उसके मुताबिक वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ आके वो महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा को चप्पल दिखाने का काम करते हैं और वहाँ से हमारे जो संकल्पधारी जितने भी हमारे भगत थे उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, लकड़ियों के टुकड़े फेंके जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जेएनयू के तमाम जो एबीवीपी के पदाधिकारी हैं उनको सुने, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी जो है जेएनयू के प्रशासन को भी एप्लीकेशन देंगे, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए ये भी लगातार मांग करेंगे कि पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, जेएनयू, दिल्ली। तो देखिए कि लेफ्ट अब क्या कर रहा है। लेफ्ट का ये कहना है कि महिषासुर दलित थे। अब नया एक भूचाल सा राजनीति में आता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं राष्ट्रीय एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्या। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला मैं यही आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप सुन रहे थे अभी वहां के छात्र जिस तरीके से बता रहे थे कि पहले धरना उनका कहीं और था, प्रदर्शन कहीं और था, लेकिन बाद में ये लोकेशन जो है वो चेंज किया गया। ये लेफ्ट वही है जो धर्म को अफीम मानता है, लेकिन आज देखिए एक नया विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। महिषासुर को उन्होंने दलित बता दिया, तो ये क्या है? दलितों का अपमान है? क्या करने की कोशिश है ये? सर आप अनम्यूट कर लीजिए। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तान का करोड़ों दलित आदिवासी अपना भगवान मानता है। उन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 12 दिसंबर 1945 को नागपुर की सभा में कहा था कि मार्क्सवादियों से बचना है, ये देश और समाज में अलगाव खड़ा करते हैं, ये देश के लिए जहर है, इनसे बचना चाहिए। जेएनयू में भी हम यही देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा जहां भी होती है, बंगाल में रही है तो शोषण किया है, त्रिपुरा में रही है तो शोषण किया है, और जेएनयू में लगातार विवादित विषयों में घुसकर और वो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का, शांतिप्रिय माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। और यही जेएनयू में अभी 9 दुर्गा के दशहरा के महोत्सव पर हुआ है। मुझे कहते हुए ये कभी कभी दिक्कत होती है कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी ये उमर खालिद को अपना क्या मानती है। ये शर्जिल इमाम है जो नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से अलग करने का फरमान जारी करता है, बयान जारी करता है। ये निर्दोष शांतप्रिय हिंदुओं को दिल्ली में दंगों में मरवाने का काम करता है। ये उमर खालिद के ये कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना बॉस मानती है क्या, या पुरखा मानती है क्या? ये दोनों ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत की शांति को, भारत के भाईचारे को समाप्त करने की कोशिश की है और भारत के विभाजन तक की बात करते हैं। इसी प्रकार से अफजल गुरु, अब अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे नारे लगाने वाले भी इनके ही गैंग में से निकलने वाले कन्हैया थे। अब कांग्रेस में चले गए वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस उनका गठबंधन है। तो इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है और बीजेपी को क्या लगता है, ये सारे मुद्दे जो जेएनयू में उठाए जा रहे हैं, जो लगातार लेफ्ट आरोप लगा रहा है, लेफ्ट अलग अलग नारे दे रहा है, इनका सूत्रधार कौन है? कोई ना कोई तो इंस्पायर कर रहा होगा। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, ये लगातार कुछ ना कुछ इस प्रकार के शांतप्रिय माहौल को गंदा करने के, ये भी बीपी के कार्यकर्ता अगर किसी दूसरे छात्रावास में अगर रावण का पुतला दहन कर रहे हैं और दानवी शक्ति वो होती है जो अमानवीय होते हैं, हिंसक होते हैं, शांतप्रिय माहौल को गंदा करते हैं, धर्म के खिलाफ बोलते हैं, अरे ऐसे लोगों का जो देश विरोधी हैं उनका अगर चेहरा लगाकर पुतला दहन करते हैं
तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी को आपत्ति नहीं होना चाहिए थी। अब बताइए 25 वर्ष से दुर्गा पूजा चल रही है, रजत जयंती समारोह था, 6-7 हजार लोग इन छात्रावासों में, जो 9,500 है उसमें से 6-7 हजार कहीं ना कहीं दुर्गा मैया को मानने वाले, ये दशहरा को पूजने वाले लोग, बच्चे वहां और प्रोफेसर इकट्ठे होते हैं। और 9 दिन से हमारे 50 से 60-70 लोग वहां व्रत रख के पूजा पाठ करते हैं। और जेएनयू में 17 हॉस्टल है, उन 17 हॉस्टल के आगे से ये दुर्गा महोत्सव की शोभा यात्रा निकलती है, पूजा होती है, प्रसाद बढ़ता है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की बार दशहरे पर भी एबीवीपी के छात्रों ने अपना स्थान बदल दिया। इसके लेकिन आर्या साहब ये तो जेएनयू का मामला हो गया, जेएनयू का मामला। महिषासुर को दलित कहना, ये मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों दलित आदिवासियों का अपमान है। क्योंकि महिषासुर दानव था, राक्षस था, महिषासुर अतिवादी था, महिषासुर धर्म को नष्ट करने वाला था, पूजा पद्धति को नष्ट करने वाला था, और इसलिए उसका संहार देवी जी ने किया था महिषासुर का। और महिषासुर को दानवों से और राक्षसों से दलितों की समानता करना, ये मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान के दलितों का अपमान है। और कम्युनिस्ट पार्टी ने जानबूझकर, जिसकी पार्टी में कभी भी मुखिया दलित नहीं रहा है, उस पार्टी ने आज ये कह के महिषासुर दलित है, ये हिंदुस्तान के दलित और आदिवासियों का अपमान किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कभी भी महिषासुरों को संरक्षण नहीं दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो संविधान लिखा है उस हमारे हिंदू देवी देवता, चाहे राम हो, चाहे फिर हमारे महापुरुष शिवाजी हो, चाहे महावीर स्वामी जी हो, चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय की पद्धति हो, इन सब का उल्लेख भी संविधान में कहीं ना कहीं किया है। और आज अगर ये महिषासुर कहते हैं दलितों को, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। और ये लेकिन आर्या साहब, ये आप जिसका जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस और सपा, तमाम ऐसे बयान पहले भी आ चुके हैं जहां पर भगवान राम को किसी अन्य धर्म का बताया गया और उन्हें ये भी कहा गया कि भगवान राम कभी भगवान थे ही नहीं। इतना ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण को यादव जाति से जोड़कर देखा गया। तो क्या राजनीति में अब यही एक मुद्दा बच गया है कि कौन से भगवान कौन सी जाति से आते हैं, या असल मुद्दा बेरोजगारी, विकास, इन सारी चीजों पर भी बात होगी आगे? क्या है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के सशक्तिकरण के लिए, भारत को सक्षम बनाने के लिए बहुत काम हुआ है। इन मुद्दों पे ये बोलना ही नहीं चाहते। ये कभी जाति का मुद्दा, कभी धर्मों को लड़ाने का मुद्दा, ये विवादित मुद्दे पैदा करके ये हिंदुस्तान में अशांति पैदा करने का लगातार षड्यंत्र करते हैं। ये शहरी नक्सली लोग थे जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में काफी हद तक खत्म हुए। ये नक्सलाइट जो हैं, जो लगभग आज कई राज्यों में 80 से 90% हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ है। बोडो आंदोलन जैसे जहां उग्रवाद पैदा करने वाले बीज बोए जाते थे कम्युनिस्ट द्वारा, ये भी कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार में समाप्त हुए हैं। तो ये कम्युनिस्टों को ये शांति रास नहीं आती है, ये कम्युनिस्टों को ये भाईचारा, ये जहां भी धार्मिक कार्यक्रम, दुर्गा महोत्सव का विरोध करेंगे, दशहरे के प्रोसेसर निकलेंगे तो जिन पर दंगा करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की बरेली का देख लीजिए, जिन लोगों ने दंगा किया और शांतिप्रिय हिंदुओं पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ कम्युनिस्ट बोली ना कांग्रेस सपा बोली। इनका जो एजेंडा है वो हिंदू विरोधी है, इनका एजेंडा सनातन विरोधी है इनका। और देखिए अब दुर्गा महोत्सव में जूते चप्पल दिखाए जा रहे हैं, इनकी मानवता मर गई है। ये सम्मान चाहते तो दूसरे धर्म के लोगों का भी सम्मान है, बिल्कुल आर्या साहब मैं यही कहना चाहती थी कि सम्मान चाहिए, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी भी चाहिए, नारे भी लगने चाहिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए चाहिए, दूसरे के धर्म के लिए चीजें नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि मैक्सिमम राज्यों में आप लोगों की सरकार है, इन सारे चीजों पर किस तरीके से किस तरीके से इसको रोकथाम किया जाएगा? क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में लगातार ये सारी चीजें बढ़ रही है जो कि सामाजिक सद्भाव को बिल्कुल खत्म करती हुई नजर आ रही है। आगे कैसे काम करेंगे कि इन सारे मुद्दों पर विराम लग सके? मेरा कहना है कि शांति दोनों पक्षों की तरफ से होती है। एबीवीपी
लड़ने के लिए कभी उतारू नहीं होती, झगड़ा नहीं करती है। जब उन्होंने हॉस्टल बदल दिया, पहले जब वो जिस हॉस्टल में वो ये कार्यक्रम करने वाले थे, वहां पर कम्युनिस्टों ने उसी समय अपना कार्यक्रम रख दिया, तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दूसरे हॉस्टल में कर लिया। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को झगड़ा करना था, दुर्गा महोत्सव का विरोध करना था, हिंदू धर्म का, सनातन का विरोध करना था, यानी कि दुर्गा यानी कि मां और कन्याओं का भी विरोध करने के लिए ये जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, उनको चप्पल दिखा रहे हैं, उनके ऊपर डंडे फेंक रहे हैं, उनके ऊपर लकड़ी के टुकड़े फेंक रहे हैं। इनकी गिरी हुई मानसिकता ये देश विरोधी है, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक समाज देवी को पूजता है, कन्याओं को पूजता है। रावण को असत्य पर सत्य की जीत का ये प्रतीक माना है, अधर्म पर धर्म की जीत माना है। कोई दो राय नहीं है कि रावण महाज्ञानी थे, लेकिन वो अधर्म के राह पर चल रहे थे, इसलिए धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने रावण का वध किया था। लेकिन ये जो महिषासुर को दलित बता देना सीधे तौर पर दलितों का अपमान भी है। आर्य साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी और ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि बीजेपी का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जो रावण दहन जेएनयू में किया जा रहा था उसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद और तमाम ऐसे जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये देश के खिलाफ है, उनके अगर पुतले को दहन किया जा रहा था, तो आखिर ऐसा क्या प्रेम है जिसको लेकर ये बवाल मच रहा है। और अब देखिए, ये बवाल यहीं तक सीमित नहीं होगा, आज ये मुद्दा उठाया और मुझे लगता है कि ये दूर तक जाने वाला है, तो आगे इस पर क्या आप लोगों की ओर से एहतियातन कार्रवाई करने वाले हैं आप लोग? सुचित्रा जी, हमको आज जैसे ही सुबह ये जानकारी मिली कि महिषासुर से और दलितों की समानता की जा रही है और कम्युनिस्टों ने इस प्रकार का गलत बयानबाजी की है, तो मुझे लगा कि मुझे इसका विरोध करना चाहिए, और इसलिए मैं आपकी टीवी पर आकर इसका पुरजोर विरोध भी कर रहा हूं। और मैंने कहा भी है कि ये संविधान का अपमान है, ये बाबा साहब का अपमान है, ये संत रविदास का अपमान है, ये क्रांतिकारी जो हमारे दलित समाज के हजारों लोग हुए उनका अपमान है, तो इसलिए उनकी समानता नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अभी विद्यार्थी परिषद का मामला है, उस पर वो स्टैंड लेंगे, लेकिन हमसे जब भी कोई पूछा जाएगा तो हम इस प्रकार की बयानबाजी की निंदा करेंगे और चाहेंगे जो दुर्गा मां के विरोधी हैं, जो रावण वंशी हैं और रावण को चाहते हैं, ऐसे लोगों को माफी मांगना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं विषय आपके माध्यम से देश भर में जाएगा। बिल्कुल आर्या साहब, जिस तरीके से पूरा मुद्दा जो अब सामने आया है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जेएनयू में लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियां पहले से भी होती रही और पिछले दिनों जब छात्र संघ का चुनाव हुआ था, इसमें एबीवीपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। क्या आप मानते हैं कि एबीवीपी की बड़ी जीत इस पूरे मुद्दे का, ये जो पूरा एक हिंसा एक प्रकरण को, ये वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं ये आंच वहीं से भड़की हुई थी? ज्ञानशील एकता विद्यार्थी परिषद की विशेषता, उसका नारा है, और विद्यार्थी परिषद संस्कारों के आधार पर देश के मान बिंदुओं की रक्षा करने के लेकर उन विषयों पर चलने वाला संगठन है विद्यार्थी के क्षेत्र में। और इसलिए जहां भी कहीं गतिविधियां इस प्रकार की होती है, स्वाभाविक है विद्यार्थी परिषद का या किसी भी भारतीय का या किसी भी हिंदुस्तानी का ये मन होगा ही कि ऐसी गतिविधियों का हमको पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो अतिवादी लोग हैं, ऐसे जो नक्सलाइटों का समर्थन करने वाले लोग हैं, ऐसा जो दानवों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग हैं, ऐसी मानसिकता का विरोध करने के लिए हमें खड़ा ही होना पड़ेगा। क्योंकि हमारी भारत माओ को पूजने वाला भारत है, भगवान को मानने वाला भारत है। हमारे यहाँ सम्मान और संस्कारों को महत्व दिया जाता है, लेकिन ऐसे जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं शांति को भंग करना चाहते हैं और रावण को अपना प्रेरणा मानते हैं और दुर्गा माँ को का विरोध करते हैं, इनकी मानसिकता कुछ मानसिकता है जिसकी मैं निंदा करता हूं और पूरा देश इसकी निंदा करेगा। जहां तक आवाज पहुंचेगी, स्वाभाविक है पूरा हिंदुस्तान कम्युनिस्टों का निंदा कर रहा है। वैसे तो जनता ने इनकी मानसिकता को समाप्त कर दिया है। बंगाल में एक भी सीट नहीं है, त्रिपुरा में सरकार नहीं है और धीरे धीरे केरल भी है, वहां भी समाप्त होने वाले हैं। चूंकि
नेगेटिव चीज को भारत कभी स्वीकार नहीं करता, भारत के लोग कभी स्वीकार नहीं करते और कम्युनिस्टों को भी अब कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। और इसलिए ये लेकिन आर्य साहब मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही थी कि आखिर ये छात्र हैं जो पढ़ने लिखने के लिए कॉलेजेस में इनका एडमिशन हुआ है, लेकिन इनके बीच में राजनीति कहाँ से घुस रही है? मुझे लगता है अगर राजनीतिक दल का डंडा लेकर कोई निकला होता तो समझ में राजनीति आती, लेकिन अगर कोई भारतीय है और अपने महापुरुषों को, भगवानों को पूजता है, मानता है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी वाले अगर किसी को मानते हैं तो हम लोग कभी विरोध नहीं करते हैं। कोई दूसरी पूजा पद्धति का आदमी कोई अपनी पद्धति को मानता, हम लोग कभी विरोध नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो यही सिखाया जाता है, विश्व बंधुत्व का मार्ग सिखाया जाता है। लेकिन जहां दुर्गा पूजा का महोत्सव होता है, जहां शोभा यात्रा निकलती है, वहां कम्युनिस्ट के लोग अतिवादी, आतंकवादी सपोर्ट या अराष्ट्रीय लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी को देश से प्यार नहीं है, इनको तो विवादों से प्यार है, दानवों से प्यार है, और कैसे भी करके भारत में अशांति पैदा हो, ये नौटंकी, ये षड्यंत्र लगातार ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कर रहे हैं। और वही उन्होंने जेएनयू के अंदर किया है। शांत प्रिय एबीवीपी के छात्र जो कार्यक्रम कर रहे थे, वहां जाकर विरोध करना, चप्पलें दिखाना, ठीक है, लकड़ी के डंडे फेंकना। ठीक है आर्य साहब, जरा ये समझते हैं कि चलिए ठीक है, धार्मिक मतभेद समझ आता है, राजनीतिक मतभेद भी समझ आता है, लेकिन राजनीतिक मतभेद और बीजेपी का विरोध करते करते ये जो लेफ्ट के जो छात्र थे, इन्होंने नारा कुछ और दे दिया और लगातार सरकार का भी विरोध करते हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ जाना ये कितना सही? और आगे जब ये आगे जाके किसी बड़े पद पर भी आएंगे तो उसके बाद तो इसका असर पूरे देश भर पे देखने को मिलेगा। स्वाभाविक है, कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व तो आप देख ले, ये तो स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। आप उनकी राष्ट्रीय टीम देख लीजिए, आप उनके प्रदेशों में टीम देख लीजिए, वो शाहीन बाग का सपोर्ट करते हैं, तिरंगा झंडा जला दिया जाए ऐसे अतिवादियों का सपोर्ट करते हैं, जो लेकर रहेंगे आजादी ऐसे कन्हैयाओं को सपोर्ट करते हैं, धारा 370 का सपोर्ट करते हैं, अलगाववादियों और आतंकवादियों पे सरकार और सेना अगर प्रहार करती है तो उनका सपोर्ट हम बोलते हैं, वो जो इमाम सर्जिल है उसके सपोर्ट में बोलते हैं। तो मेरा कहना, उनका एजेंडा साफ है कि भारत को अस्थिर करने वाले जो भी लोग हैं वो इनके एजेंडे में सपोर्ट में रहते हैं। विकास के मुद्दों का विरोध करेंगे, सरकार की अब ये गरीब नीतियों पर, गरीबों के पीठ पर बैठकर सत्ता प्राप्त करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में लगातार देख लो, बंगाल में कितनी गरीबी है, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी 35 साल सरकार में रही। आप गरीबों को ताकतवर बनाना चाहते तो क्यों नहीं आपने सरकार में ऐसा किया? तो कुल मिलाकर राजनीतिक जो एजेंडा है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है। विद्यार्थी परिषद कभी भी राजनीतिक एजेंडे को लेकर नहीं काम करती, वो बच्चों के, छात्रों के अधिकारों को लेकर संघर्ष करती है। लेकिन आरोप तो लगते हैं कि सरकार की भाषाओं से और सरकार की मानसिकता से और सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर एबीवीपी काम कर रही है। नहीं, एबीवीपी का एक अलग संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है। उनका मंत्र है ज्ञानशील एकता, परिषद की विशेषता। देश के खिलाफ कोई बोलेगा और उसके खिलाफ बोलने को अगर पार्टी से जोड़ दिया जाएगा तो मुझे लगता है ये गलत है। विद्यार्थी परिषद बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, कोई अत्याचार बच्चों पर करता है उसके लिए संघर्ष करता है, और भविष्य में बहुत सारे वो कैंप लगाने के काम करते हैं, बच्चों के बीच में वाद विवाद को, देश की समस्याओं को लेकर करते हैं। कार्य शक्ति है और अपनी उनकी सामाजिक का कार्य करने की इच्छा। आर्य साहब, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे अब कि जब आयला मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ तो बरेली में हमने देखा किस तरीके से हिंसा हुई, और इसकी आंच बंगाल, बिहार और अब पंजाब भी पहुंच चुकी है। पंजाब में जय श्री राम का नारा देकर गुजरने वाले एक युवक को पीट दिया गया, आज की खबर है। और मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से महिषासुर को दलित बता दिया गया और ये दलितों का अपमान जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कल को अगर दलित सड़कों पर उतर जाए अपमान कह के, तो आखिर जवाबदेही किसकी तय होगी? कौन माफी मांगने के लिए सड़क पर उतरेगा? और जिस तरीके से दलितों का अपमान लगातार किया जा रहा है और एक और दलितों के नाम पे वोट भी मांगा जा रहा है, मुझे लगता है हिंदुस्तान का जो दलित है
वो कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर को देश के विभाजन के लिए हैदराबाद के निजाम ने बहुत मनाया, लालच दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर गए नहीं। एक उदाहरण और देता हूं। सिकंदर ने संत रविदास से कहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो, अत्याचार किए, लेकिन रविदास ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हाँ, उदय्या जाटव है, बिजली पासी है, महावीरा वाल्मीकि है, ऐसे एक नहीं हजारों क्रांतिकारी हुए हैं दलित समाज में, जिन्होंने बलिदान स्वीकार किया, जिन्होंने फांसी स्वीकार की, लेकिन देश के खिलाफ जाना स्वीकार नहीं किया। हिंदुस्तान का दलित भारत के साथ है, भारत के सशक्तिकरण के साथ है, क्योंकि दलित समाज का जो उत्थान, जो विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, 35% दलित समाज आज जो आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहा है, गैस सिलेंडर का लाभ उठा रहा है, मकान उसको मिल रहे हैं। 82 करोड़ लोगों में 35-40% दलित आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको सशक्तिकरण करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए दलित समाज कभी भी देश के खिलाफ नहीं बोलता, न देश के खिलाफ जाता, देश के साथ खड़ा रहता है दमदारी के साथ। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। लेकिन ऐसे लोग, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के लोग, ऐसे विषयों को विवादित करके कुछ लोगों को भड़काना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का दलित देश के खिलाफ कभी भड़क नहीं सकता है, देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। ठीक है आर्य साहब, लेकिन एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है कि ये वही छात्र हैं जो आगे चलकर भारत के अलग अलग हिस्सों में काम करेंगे, अलग अलग ओहदे पर बैठेंगे, लेकिन इनकी मानसिकता फिर भी नहीं बदलेगी। ऐसे में जो देश विरोधी गतिविधियां उस वक्त हमें ऊंचे तबके पर देखने को मिलेगी, उसका क्या नतीजा होगा? अगर हम इसके दूरगामी परिणामों का बात करें तो आपकी पार्टी, सरकार मिलकर इस पर आगे क्या और किस तरीके से फैसला लेगी कि इन सारी चीजों को रोका जा सके, विराम लगाया जा सके और ये समझाया जा सके कि मतभेद होना अलग बात है, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना बिल्कुल देश विरोधी गतिविधि कहना इसको गलत नहीं होगा। तो चित्रा जी, 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री बने हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी जब से हुए हैं, आप देख लीजिए, अतिवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, देश के खिलाफ बोलने वाले या देश का नुकसान करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बने हैं और वो कड़े कानूनों का उपयोग हो रहा है, लोगों को दिख भी रहा है। देखो उत्तर प्रदेश में आप कहां पूरे देश में दंगे होते थे, पूरे देश में बम ब्लास्ट होते हो रहे हैं क्या? इसका मतलब सफलतापूर्वक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन अतवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, शहरी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, नक्सलाइट के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बोडोलैंड वगैरह समस्याएं समाप्त हुई बातचीत के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ऐसी पार्टियां जो ऐसे नेतृत्व को बच्चों के बीच में गलत संस्कार देकर उनको आगे बढ़ा रही है, ये अच्छा नहीं। उन पार्टियों को अपने इस स्टूडेंट लाइफ में रहने वाले बच्चों को समझाना चाहिए कि हमारे लिए देश पहले है और देश है तो हम सब हैं, और इसलिए ये कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बीच में हम इस प्रकार के बीज ना बोएं जो देश के खिलाफ हो, जो देश को नुकसान करे। बिल्कुल यही अपील न्यूज़ इंडिया भी लोगों से करता है कि इस तरीके के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आप संलिप्त ना हों। सुचित्रा जी, जहां तक विद्यार्थी परिषद की बात है, मैं भी 82-83 में विद्यार्थी परिषद में काम किया है भिंड जिले में। हम लोगों ने जनता की सेवा का काम किया है, बाढ़ में लोगों को निकालने का काम किया है, अग्नि कहीं लगी है, भूकंप कहीं आए, हमने वहां सहायता के काम किए हैं, हमने रक्तदान किया है ताकि लोगों को खून पहुंचे, हमने बिल्कुल ये सारी चीजें अलग आती हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर और जिस तरीके से माता दुर्गा को चप्पल दिखाया जा रहा है, महिषासुर को दलित बताया जा रहा है, मुद्दा गर्माता हुआ एक नया नजर आ रहा है। लाल सिंह आर्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस पूरे मुद्दे पर हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। धन्यवाद, नमस्कार सुचित्रा। तो देखिए लगातार इस पूरे बवाल के पीछे अब देखिए राजनीति किस तरीके से गर्म हो रही है। इस पूरे मामले पर बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। जातीय जनगणना की मांग जो है काफी तेजी से उठी थी, उसको कराने को लेकर भी कहा गया। अब इसको क्रेडिट लेने का होड़ जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में लग चुकी है और खास करके तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो ये माना जा रहा है कि क्या कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में अब अंतर्कलह का कारण जातीय जनगणना भी बनेगी जिसमें क्रेडिट लेने का होड़ लग रही है?
देखिए, ये जो गठबंधन के लोग हैं, जो गठबंधन की पार्टियां हैं, कहीं एक दूसरे के साथ खड़े होकर जिंदाबाद करती हैं, फिर वहीं थोड़ी देर बाद जाके मुर्दाबाद में लग जाती हैं। कई उदाहरण हैं, चाहे वो कांग्रेस आरजेडी का हो, चाहे कांग्रेस सपा का हो, चाहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी का हो, कहीं पे विरोध करते हैं मोदी जी का, और जब स्थानीय बात आती है तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इनका कोई एक एजेंडा जो है वो मजबूरी में मोदी जी को रोकने के लिए साथ में है, लेकिन अगर देखें तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, विचार रूप से ये एक दूसरे के साथ नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप बीजेपी सांसद भोला सिंह को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो देखिए, राजनीति में ये मुद्दा अब लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर सपा सांसद इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन जी। इकरा जी, आप लोग आज 3 लोग जाने वाले थे बरेली, क्या हुआ, क्यों नहीं जाने दिया? जी, हमारा डेलीगेशन 15 लोगों का था लगभग। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे 15 जनप्रतिनिधि थे जो अलग अलग जगहों से बरेली का रुख कर रहे थे, जिसमें एलओपी उत्तर प्रदेश हमारे, उनको लखनऊ के पास रोका गया। हम हरिंदर मलिक जी, मोहिबुल्ला जी, मैं, हम लोग यहाँ से जा रहे थे, हमें यहाँ पर मेरठ एक्सप्रेसवे पे रोक दिया गया। तो सबको अलग अलग जगहों पे नज़रबंद किया गया और हमने बहुत प्रयास किया, कोशिश की प्रशासन। तो देखिए, इसी मुद्दे पर सपा सांसद हरिंद्र मलिक ने भी न्यूज इंडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा। क्या कुछ कहा, सुनिए। पुलिस तो वो जो ऊपर से आदेश है उसका पालन कर रही, पुलिस का अपना क्या है? बीजेपी की वजह क्या कहेंगे? आपको रोक दिया है? ये बीजेपी कौन है? आपको रोक दिया? बीजेपी ने नहीं, सरकार ने रोका और ये गलत है। मोदी जी हम लोगों को आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रोक रहे हैं, ये सरासर जायजती है। आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप ध्यान आवर्तित करने के लिए लोगों का ध्यान बट जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं, ये भी उसी में घटना है। हम बरेली जा रहे थे। कल जेएनयू में लेफ्ट के छात्रों ने महिषासुर का कंपैरिजन जो है वो दलितों से किया कि महिषासुर दलित था, जिसके बाद से सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी कह रही है कि ये दलितों का अपमान है, दलितों को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी ये दलितों को महिषासुर से कंपैरिजन करना, इसको गलत बताया, इसका विरोध किया है। अब ये देखना होगा, जिस तरीके से दलितों पर हर कोई जो है राजनीति करना चाहता है, तो महिषासुर और दलित का ये जो पूरा मामला जेएनयू से उठा है, इस पर राजनीति कहां जाकर थमती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। अलग अलग सांसद किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, बीजेपी के जो सांसद है वो एक तरफा कह रहे हैं कि ये दलितों का अपमान है। अब देखिए, ये जो जाति की लड़ाई है वो देखिए कहां तक पहुंच गई है। महिषासुर को दलित बता दिया गया, यानी कि महिषासुर जिसका वध मां दुर्गा ने किया था, वो किस लिए किया था? अधर्म कर रहा था, वो बार बार लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, इसलिए मां दुर्गा ने उसका वध किया। और इसी को लेकर देखिए 9 देवी रूपों की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर देखिए, मां दुर्गा को चप्पल दिखाया जाता है, जेएनयू में पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आता है और अब इस पर राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है। पर राजनीति कहां जाकर थमेगी? आखिर क्या विपक्ष के पास या लेफ्ट के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए अब महिषासुर और भगवान की जातियां डिसाइड करने के लिए सभी आ गए हैं? देखने की बात कि राजनीति आखिर कहां इस पर विराम लेगी। बढ़ेंगे आगे और अब आपको सीधा लिए चलेंगे देहरादून, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर